नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुकुल में। प्रैक्टिस बैच अपना चल रहा है, कंप्लीट रिवीजन आपको मैं करवा रहा हूँ आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। जो हमारा पिछला सेशन था, उसमें हमने नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था। आज का ये जो सेशन है, इसमें कुछ और आपके लिए अच्छे सरप्राइज़ है। आगे चलते हैं और शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले ईश्वर को याद करेंगे। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पैराजंबल की कुछ सिंपल सी ट्रिक्स है जो आपको ध्यान रखनी है। जब भी पैराजंबल सॉल्व करना है तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ओपनिंग स्टेटमेंट को जो है ढूँढने की कोशिश करें। ओपनिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। ओपनिंग स्टेटमेंट में मेनली जो आपको देखने को मिलते हैं वो है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो बनेगा उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच यूजुअली नाउन या प्रोनाउन है। फिर उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको जुड़ता हुआ मिलेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा, इसका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो आपको समझना है, वो है मैंडेटरी पेयर। मैंडेटरी पेयर का मतलब क्या है दोस्तों? दो स्टेटमेंट आपको ज़रूर ऐसे मिलेंगे जो कनेक्ट होते हुए रहेंगे कि भाई इसके बाद में ये आना चाहिए, इससे पहले ये आना चाहिए। तो ये बहुत हेल्प करता है सॉल्व करने में। तो इसको आप ज़रूर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। और तीसरा जो है वो आपका रहता है कंक्लूज़न, जहाँ पर हम लोग जो भी अपना डिस्कशन है उसको वाइंड अप करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं कि कहानी जो है यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रही है। अब ये जो आपका पैराजंबल है, इसमें ऑलरेडी ओपनिंग स्टेटमेंट तो आपको दिया हुआ है कि कौन से महीने की बात चल रही है। जनवरी की बात चल रही है। पहला है, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मैजी वुड बी सेट अलाइट इन्वोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। मेनली इसमें जो फेस्टिवल की बात हो रही है वो बिहू की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि त्योहार का जो पहला दिन होता है उस दिन मेजी, मेजी बेसिकली जैसे आपने पंजाब में एक हमारे फेस्टिवल काफ़ी पॉपुलर है लोहड़ी। तो उस पे आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है आग जलाई जाती है धान को इकट्ठा करके। तो उसी प्रकार से बिहू के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर भी इस तरीके से लकड़ियों को और कुछ और एलिमेंट्स को मिला करके आग लगाई जाती है। उसको मेझी बोला जाता है। तो जो त्योहार का पहला दिन होता है उस दिन जो मेझी है उसको जलाया जाता है। और इससे हम लोग आग के जो देवता हैं, अग्नि देवता, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। उनका आशीर्वाद हम लोग इससे लेते हैं। सी में है, देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। कोई भी त्योहार हो उसमें क्या होता है, दावत होती है, खाते पीते हैं और मनोरंजन करते हैं, इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है, ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड ए मेजी, अ पाइल ऑफ फायर वुड स्टेक नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। जैसा कि लोहड़ी में भी देखते हैं कि भाई वहाँ पर एक कॉलोनी के लोग मिल कर के लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ सब लोग जलाते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक फैमिली अपनी अलग मेजी बनाती है अपने घर के अंदर। और फिर उसके बाद में जो है उसको जलाया जाता है त्योहार के पहले दिन, अग्नि देवता का आशीर्वाद लेने के लिए। ये कह रहा है, द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग, कि बिहू का जो त्योहार है वो बहुत तेजी से जो है आ रहा था। नेक्स्ट है, लेट्स बिल्ड अ चैंपियन मेजी दिस ईयर, रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। त्योहार के कुछ दिन पहले ही रिकी ने कहा है कि भाई इस बार जो है हम लोग एक बहुत जबरदस्त मेजी बनाएंगे, ऐसा उसका कहना था। अब अपने को देखना है कि कौन सा सीक्वेंस ठीक है। देखिए, जनवरी महीने की बात हो रही है, तो कौन सा फेस्टिवल आ रहा है जनवरी में? बिहू आ रहा है। तो शुरुआत जो है वो ई से होगी कि बिहू का जो त्योहार है वो बहुत तेजी से आ रहा था। अब यहाँ पर मैंडेटरी पेयर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर नजर आएगा। मैंडेटरी पेयर क्या है? देखिए, डी में इन्होंने कहा है कि हर परिवार जो है वो एक मेजी बनाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बी आएगा कि जो फर्स्ट सुबह है फेस्टिवल की, उस दिन उस मेजी में जो है उसको जलाया जाता है,
किसका आशीर्वाद लेने के लिए? अग्नि देवता का। तो यहाँ पर आपने मेजी बनाई और यहाँ पर जलाई, तो डी के बाद में बी, ये आपका मैंडेटरी पेयर है। डी के बाद में बी आएगा ही आएगा। अब डी के बाद में बी देखो कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है? तो एक तो डी में नजर आ रहा है और एक ए में नजर आ रहा है, तो मतलब ए और डी में से कोई आपका आंसर होगा। बी और सी जो है वो पिक्चर से बाहर है। अब दोनों जगह ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद में ई है, तो ई को पकड़ लेते हैं। कह रहा है कि जनवरी का महीना था, बिहू का त्योहार आ रहा था, फिर उसके बाद में क्या होगा, हर परिवार मेजी बनाएगा, फिर उसके बाद में वो फेस्टिवल के पहले दिन जलाएंगे, और फिर सी आ जाएगा और कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फीस्टिंग होगी और मैरीमेंट होगी। ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन डी कह रहा है कि बिहू का त्योहार आ रहा था, फिर सी आएगा कि त्योहार के अंदर दावत होगी और बहुत सारा इंटरटेनमेंट होगा, फिर डी आएगा कि हर घर जो है वो मेजी बनाएगा और पहले दिन जो है वहां पर त्योहार के पहले दिन मेजी में आग लगाकर अग्नि देवता का आशीर्वाद लेंगे। लेट अस बिल्ड अ चैंपियन मेजी दिस ईयर। अब यहाँ पर सी पे खत्म करें कि बी पे? देखिए सी में तो कह रहा है कि भी फेस्टिवल के अंदर दावत होगी, मनोरंजन होगा, और बी में कह रहा है कि अग्नि देवता का आशीर्वाद लेंगे। अब जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है वो देखिए, कह रहा है कि इस बार हम लोग बढ़िया मेजी मनाएंगे। तो इससे पहले कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा ठीक होगा लेना, मैं मैरीमेंट वाला या जहाँ पर आपने आग लगाई है मेजी में? तो मेजी को कनेक्ट करना है, तो ज़्यादा ठीक कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पर आपने पहले दिन मेजी जलाई और फिर लास्ट में कह रहा है रिकी कि इस बार हम लोग बहुत बढ़िया मेजी बनाएंगे, तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और ई कि बिहू का त्योहार आ रहा है, फिर सी आ जाएगा कि त्योहार में क्या होगा, तो त्योहार में दावत होगी और इंटरटेनमेंट होगा। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ए के अंदर कंफ्यूजन में जा सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट किससे रिलेट कर रहा है, तो डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 years बैक आई वाज द ओनली गर्ल इन द कोर्स। कह रहा है कि 35 साल पहले जब इंजीनियरिंग पढ़ी थी तो कोर्स में इकलौती लड़की थी। ठीक है। पीपल ऑफन आस्क मी हाउ आई मैनेज्ड। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने कैसे मैनेज किया। बट व्हेन आई लुक बैक आई फील इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये कह रही है कि जब मैं मुड़ कर के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था चीज़ों को मैनेज करना। Having a girl in the class was unusual for the boys and initially I was the target for lot of teasing। कह रहा है कि शुरुआत में पूरे कोर्स में एक ही लड़की में थी तो लड़कों के लिए ये थोड़ा अनयूजुअल था, और जो है वो मुझे टारगेट करते थे, टीज करते थे, चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वे लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। तो ये यहाँ पर स्टोरी है। तो मेरे ख्याल में स्टोरी की शुरुआत जो है कहाँ से करना ठीक होगा, एक स्टेटमेंट अपन ने छोड़ दिया, सी में कह रहा है आई कुड ओनली सी बॉयज एंड मोर बॉयज एवरीवेयर, कि मैं हर तरफ केवल लड़के ही लड़के देख पा रही थी। इस तरीके से है। अब कहानी की शुरुआत कहाँ से की जाए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ए को कहीं पर भी इंक्लूड नहीं किया है ऑप्शंस में। तो मतलब आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ए है कि जब मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी 35 साल पहले तो मैं कोर्स में इकलौती लड़की थी। ठीक है, तो ये अपना ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया क्लियर। अब अपने को देखना है कि सी, ई या बी इनमें से कौन सा है जिससे अपन स्टार्ट करें। तो देखिए सी में कहा है, कह रहा है कि चारों तरफ लड़के लड़के दिख रहे थे। ई में कहा है कि लड़कों के लिए एक लड़की होना अनयूजुअल था। सी कह रहा है कि चारों तरफ लड़के ही लड़के। बी कह रहा है कि पीपल अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने कैसे मैनेज किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको सी नजर आ रहा है, और ए में बात की है कि इकलौती लड़की थी, और सी में कहा है कि भी चारों, अब जब इकलौती लड़की थी तो ही तो क्लास में चारों तरफ लड़के दिखेंगे। तो नो डाउट सी जो है वो ए के बाद यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है, तो सी अगर कनेक्ट होगा तो बी और डी हमारे पिक्चर से बाहर। अब हमें ए और सी पे ही फोकस करना है। अब अगला स्टेटमेंट बी होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि दोनों जगह बी है।
अब हमें केवल ये चेक करना है कि बी के बाद डी आएगा कि ई आएगा, तो देख लेते हैं। बी में कह रहा है कि लोग अक्सर मुझसे पूछते थे मैंने कैसे मैनेज किया, लेकिन कह रही है कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो इतना मुश्किल नहीं था। तो ये इट यहाँ पर किसके लिए आया है? मैनेज करने के लिए। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने कैसे मैनेज किया, तो इसने कहा कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं लगता। तो ये इट बेसिकली कि आपने कैसे मैनेज किया उसके लिए आया है। तो यहाँ पर बी के बाद में डी आना ज़रूरी है। तो ये आपका मैंडेटरी पेयर है जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आपको समझनी है, मैंडेटरी पेयर और ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो कह रहा है माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड। कह रहा है कि मेरी माँ विमला कुलकर्णी ने मुझे कुछ इसी तरीके के शब्द कहे थे जब मेरी शादी हुई थी। They were usually like, you must adjust to your new house and in-laws, try to learn how they eat and cook their food and go out of your way to be friendly and helpful to everybody, etc. अक्सर जब भी किसी लड़की की शादी होती है हिंदुस्तान में तो उसको यही बातें कही जाती है कि भाई आप अपने जीवन को अपने सास ससुर ससुराल के अकॉर्डिंग चेंज करिए, उनके साथ फ्रेंडली रहिए, उनके कल्चर को समझिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर शो करिए। ठीक है। सी कह रहा है व्हेन आई वाज यंग बिफोर अ गर्ल गॉट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस। कह रहा है जब मैं जवान थी, शादी मेरी नहीं हुई थी, तो मेरी माँ ने जो है मुझे भी कुछ एडवाइस दी थी, उसकी माँ ने। ठीक है, जिसकी बात हो रही है। कह रहा है बट अलोंग विद दिस शी सेड समथिंग विच हेल्प्ड मी इमीडिएटली इन लेटर लाइफ। लेकिन कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझे सलाह के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी कही जिसने मुझे ज़िंदगी में आगे जाके बहुत ज़्यादा मदद करी। तो यहाँ पर कहाँ से अपन इसको शुरुआत कर सकते हैं? तो देखिए, 2 जगह आपको ए और बी ओपनिंग स्टेटमेंट है और 2 जगह सी है। तो सी को प्रायोरिटी देके देखते हैं, सी से चेक करते हैं। कह रहा है व्हेन आई वाज़ यंग बिफोर अ गर्ल गॉट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस। ठीक है। डी में कह रहा है बट अलोंग विद दिस शी सेड समथिंग व्हिच हेल्प्ड मी इमीडिएटली इमेंसली इन लेटर लाइफ। और यहाँ पर बी में है देवर यूजुअली लाइक कि भी सामान्यतः क्या एडवाइस। तो देखिए सी में बात कही है कि जब मैं यंग थी तो यहाँ पर एडवाइस दी मदर ने। और यूजुअली वो एडवाइस क्या होती है कि आप जो है एडजस्ट करो अपने नए घर के और ससुराल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सी के बाद में बी का आना, सी के बाद में बी का आना, ये कौन सा पेयर है? मैंडेटरी पेयर है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मैंडेटरी पेयर को जो है आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। तो सी में बात हुई है एडवाइस की और बी में कहा है कि वो एडवाइस यूजुअली होती क्या थी। फिर उसके बाद में ए आ जाएगा कि जब मेरी शादी हुई थी तो विमला कुलकर्णी जो मेरी माँ हैं उन्होंने मुझे कुछ ऐसे ही शब्द कहे थे। फिर डी आ जाएगा कि भाई उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जिन्होंने मुझे मेरे जीवन में आगे जाके बहुत मदद करी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसको हमने कैसे किया? सी और बी जो है ये हमारा मैंडेटरी पेयर है। सी में बात हुई है एडवाइस की और बी में ये बात हुई है कि उस एडवाइस में क्या क्या कहा गया, तो उसको और ज़्यादा आगे एक्सप्लेन किया गया था। तो सी के बाद में बी का आना कंपलसरी था। एक ही आपको यहाँ पर मैंडेटरी पेयर नज़र आ रहा है। ओपनिंग स्टेटमेंट सी होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वेकेशन इज लुक्ड फॉरवर्ड टू एज अ टाइम टू रिलैक्स। छुट्टी जो है वो एक ऐसा टाइम है जब इंसान जो है थोड़ा सा रिलैक्स करता है, आराम करता है। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट तो आपको दे रखा है। अब ए बी और सी और डी में से आपको चेक करना है। कह रहा है डेस्टिनी, किस्मत में मेरे कुछ और ही लिखा था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन ए वेकेशन टू गोवा। छुट्टी पर जो है गोवा जा रहा था, उसको लेकर बड़ा खुश था, एक्साइटेड था। बैग पैक हो चुके थे और रात को जल्दी जो है सो गया क्योंकि एक्साइटमेंट थी कि सुबह जाना है। इट इज़ अ वेलकम ब्रेक फ्रॉम द डेली रूटीन विच इज़ ऑफन मोनोटोनस। जब भी हमें छुट्टी मिलती है, वेकेशन मिलती है, ब्रेक मिलता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है क्योंकि ये हमारे
आपको हमारा जो मोनोटोनस रूटीन होता है, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, नीरस, नीरस रूटीन जो है उससे थोड़ा सा एक ब्रेक दे देता है। ठीक है। आई फेल ऑफ द बेड एंड फ्रैक्चर्ड माई फुट, कह रहा है कि मैं जो है बिस्तर से गिर गया और अपने पैर में जो है फ्रैक्चर हो गया था। तो आपका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये क्लोजिंग है, ए बी सी डी में से आपको चेक करना है। तो वेकेशन जो है ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, और वेकेशन को यहाँ पर इस नाउन को हमने किससे रिप्लेस किया है? प्रोनाउन से। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, मैंडेटरी पेयर, ये कुछ ट्रिक्स हैं। तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे तो सब्जेक्ट दी ए वेकेशन हमारा नाउन है, नाउन को कौन रिप्लेस करेगा? प्रोनाउन रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर बात हुई कि वेकेशन जो है उस टाइम की तरह देखा जाता है जिसमें अपन रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे, और ये एक ब्रेक होता है हमारे मोनोटोनस रूटीन से। तो यहाँ पर शुरुआत जो है वो किससे करेंगे? डी से करेंगे। ए की जगह डी है, ठीक है। अब डी के बाद में बी आएगा। कह रहा है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वेकेशन पे जाने के लिए। कहाँ जा रहे थे? गोवा जा रहे थे। फिर सी आ जाएगा, बैग पैक हो गए थे और मैंने जो है रात को जल्दी सोने का डिसीजन लिया। फिर ए आ जाएगा, लेकिन भाग्य में कुछ अलग ही था। क्या था? कह रहा है बिस्तर से गिर गया और फ्रैक्चर हो गया। तो आपने चेक भी कर लिया बिना किसी टेंशन के, डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक और पैराजम्बल का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है द इजिप्टियंस बिलीव दैट द बॉडी एंड सोल वर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ। जो मिस्र के निवासी हैं, इजिप्ट के इजिप्टियंस, उनका ऐसा मानना है कि शरीर और आत्मा दोनों जो है मनुष्य के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन और मृत्यु दोनों कहीं ना कहीं मनुष्य को जोड़ते हैं। ठीक है। दिस इंश्योर्ड द सोल्स रिटर्न टू द बॉडी सो दैट द डिसीज वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि मिस्र में क्या होता था कि भी जो भी डेड बॉडी होती थी उनको मम्मी बना के जो है रखा जाता था, और उसमें खाने पीने का और ये सामान वो रखते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक अलग दुनिया है और उसमें जाकर के वो आत्मा और शरीर का मिलन होगा। सी में कह रहा है देयर फ्यूनररी प्रैक्टिसेस सच एज ममीफिकेशन एंड बरियल इन टॉम्स वर डिजाइन टू असिस्ट द डिजीज फाइंड देयर वे इन द आफ्टर वर्ल्ड। ये मकबरा बनाना, मम्मी बनाना, उनका ऐसा मानना था कि भाई दूसरी दुनिया में जब व्यक्ति जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से वहां रहेगा। The tombs were thus filled with food, tools, domestic wares, treasures, all the necessities of life. इसलिए वो जो मकबरा या जो बनाते थे मम्मी, उसमें खाने पीने की सामान और जो जीवन यापन करने के लिए जो भी सुविधाएं हमें चाहिए वो सारी उसमें रखी जाती थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि दूसरे दुनिया में जब ये व्यक्ति जाए तो उसको वहाँ किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो देखिए, बिना किसी टेंशन के ऑप्शन ए से शुरुआत करेंगे, स्टेटमेंट ए से। क्यों? क्योंकि इजिप्टियंस का मानना था कि बॉडी और सोल जो है वो इम्पोर्टेंट है मानव के अस्तित्व के लिए, जीवन और मृत्यु में। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होगी। अब दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो पहले किसी चीज़ की बात करनी पड़ेगी, फिर दिस आएगा। तो ये इसलिए बी जो है ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बी आपको कहीं दिया भी नहीं है, तो ए आपका है। अब ए के बाद में क्या आएगा? द इजिप्टियंस बिलीव दैट द बॉडी एंड सोल वर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ। सी में कह रहा है देयर फ्यूनररी प्रैक्टिसेस सच एज ममीफिकेशन एंड बरियल इन टॉम्स वर डिजाइन टू असिस्ट द डिजीज फाइंड देयर वे इन द आफ्टरवर्ल्ड। बी में कह रहा है दिस इंश्योर्ड द souls return to the body such that the deceased would live happily ever after. डी में कह रहा है the tombs were thus filled with food, tools, domestic wares, treasures, all the necessities of life. और बी में कह रहा है कि this ensured the souls return to the body so that, तो दिस इंश्योर्ड द सोल्स रिटर्न मतलब वो जो चीजें रखते थे उससे ये आश्वस्त होता था कि भाई शरीर और आत्मा आगे जाके मिलेंगे। तो यहाँ पर ए के बाद में सी आएगा कि उनकी जो फ्यूनररी प्रैक्टिसेस थी, मतलब उनका जो दाह संस्कार करने का जो तरीका था उसमें ममीफिकेशन होता था, या जो है वो क्या करते थे, मकबरे के अंदर उसको जो है लाश को वहां पर रख देते थे, दफना देते थे, और ये डिज़ाइन किए जाते थे कि मृतक जो है उसको दूसरी दुनिया में आसानी से वो वहां पहुंच जाए। तो ए के बाद में सी यहाँ पर ठीक होगा। फिर डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने सी में बात करी है किस चीज़ की? टॉम्स की,
कि वो टॉम्स को डिज़ाइन करते थे और फिर उन टॉम्स में वो क्या भरते थे, फूड, टूल्स, डोमेस्टिक वेयर्स, ट्रेजर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर भरते थे, तो डी आ जाएगा। फिर लास्ट में बी आ जाएगा कि ये सब करने से ये चीज़ मानी जाती थी कि जब आत्मा वापस शरीर में आएगी तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और वो बहुत खुशी से अगले जो संसार है उसमें अपने जीवन को व्यतीत करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये हमारा यहाँ करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 26। अब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से चेंज हो रहा है क्वेश्चन। कह रहा है नाइदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी डैश चॉकलेट चिप्स। अब ये प्रोनाउन का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको नाइदर ऑफ का स्ट्रक्चर नज़र आए लैंग्वेज में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नाउन फॉलो करेगा वो हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। जो वर्ब फॉलो करेगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह आपको ये मदद करेगा आंसर निकालने में। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन की तरफ आप गए तो नाइदर ऑफ आपको मिला, नाउन बिस्किट्स कैसा है, प्लूरल। अब आपको वर्ब चाहिए, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। वर्ब में जब भी एस या यस आपको लगा हुआ मिले तो वो वर्ब किस तरीके से काम करती है, सिंगुलर की तरह काम करती है। तो यहाँ पर ये तो प्लूरल वर्ब है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ इस के साथ या तो आईएनजी आना चाहिए या थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो नाइदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी कंटेन्स चॉकलेट चिप्स, तो डी हमारा करेक्ट होगा। नाइदर ऑफ के स्ट्रक्चर में नाउन सदैव प्लूरल और वर्ब कैसा, सिंगुलर। नेक्स्ट, स्टैनली डैश टू प्ले द वायलिन नाउ विद एन अमेचर इंस्ट्रक्टर। अमेचर का मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर फन एंड नॉट प्रोफेशनली। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी काम को केवल मनोरंजन के लिए करता है, आनंद के लिए करता है, शौक के लिए करता है, प्रोफेशनली उस काम को नहीं करता, उसको हम लोग अमेचर बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टेनली, इस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, नाउ दिख रहा है। तो नाउ कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, वर्तमान समय। ठीक है, पहली बात। दूसरा, नाउ जो है ये एडवर्ब भी है, कौन से टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एडवर्ब है। ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को क्रैक करने का। अब यहाँ पर स्टेनली कैसा है, सिंगुलर है, तो इज लर्निंग हो सकता है। हैड लर्नड, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, जबकि नाउ जो है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वॉज ये पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, विल लर्न ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टेनली इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन नाउ विद एन अमेचर इंस्ट्रक्टर, कि अमेचर इंस्ट्रक्टर के साथ स्टेनली जो है अभी वायलिन बजाना सीख रहा है। नेक्स्ट, मोहनीश एंड रवि डैश टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मोहनीश और रवि जो है कनाडा जाएंगे अगले महीने, नेक्स्ट इवेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। फ्यूचर का कोई फिक्स्ड या प्लैंड इवेंट अगर हो, ध्यान से सुनिएगा, फ्यूचर का अगर कोई फिक्स्ड या प्लैंड इवेंट हो तो आप इसको किस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं। कौन से टेंस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिख सकते हैं। लेकिन कैसा फ्यूचर, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए, नियर फ्यूचर। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, नियर फ्यूचर, नज़दीकी भविष्य का अगर कोई फिक्स्ड या प्लान्ड एक्शन है तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा मोहनीश एंड रवि, अब सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट,
तो इज मूविंग चला गया, हैव हो सकता था, ये चला गया, हैज नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ये अपन ने कॉन्सेप्ट को सीख लिया, बाकी हम लोग ऑप्शन से भी खेल सकते थे इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि भी मोहनीश और रवि सब्जेक्टिव पार्ट कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही आएगी ना। यहाँ पर बी, सी और डी तीनों में कैसी वर्ब लगी हुई है? सिंगुलर। तो ऐसे ऑप्शन से भी खेलना सीखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन है तो थोड़ा ऑप्शन से भी सीखिए। ऑप्शन से सीखेंगे तो बहुत क्वेश्चन आपके पलक झपकते ही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अच्छे कमेंट्स करिए ताकि और अच्छी क्लासेस आपके लिए लेकर के आए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है करेंटली मिट्टू एंड बिट्टू डैश हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। करेंटली कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्तमान की बात चल रही है करेंटली। तो प्रेजेंट की अगर बात चल रही है तो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती वर्क्ड, ये तो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है, आर वर्किंग हो सकता है, हैव वर्कड ये तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई एक्शन हो चुका है, तो हो चुका है तो ये तो पास्ट में चला गया। वर वर्किंग करेंटली कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा कि वर्तमान में मिट्टू और बिट्टू जो है आर वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि डेडलाइन जो आपको एक समय सीमा दी है उससे पहले पहले प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर करेंटली से हमें पकड़ना था कौन से टाइम की बात हो रही है? प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो पास्ट का वर्ब नहीं आ सकता, ये जो एक्शन हो चुका है वो भी तो किस में जाएगा? रीसेंट पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को रीसेंट पास्ट भी बोलते हैं। वो वर्किंग है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू डैश देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि जब भी क्लास में डिस्कशन हो तो वो अपने विचारों को लेकर के आए या अपने विचार प्रकट करे। या फ्रेजल वर्ब देखना है। देखो गेट ऑन का मतलब होता है टू बिकम सक्सेसफुल। गेट ऑन का मतलब होता है सफल होना, सक्सेसफुल होना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज। दो मीनिंग आते हैं इस फ्रेजल वर्ब के। पहला है टू रेज मतलब किसी बच्चे को पालना पोसना बड़ा करना। एक इसका मीनिंग ये भी आता है टू रेज अ क्वेश्चन, सवाल पूछना या सवाल उठाना या कोई विचार प्रकट करना। तो जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि भी जब भी डिस्कशन हो तो अपने पॉइंट्स स्टूडेंट्स जो है ज़रूर रखें। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनना। दोबारा सुनिएगा, ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज के होने का कारण बनना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इसी के साथ एक और सेशन अपना यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी आपको अच्छे से समझ में आई। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएं। किस तरीके की प्रैक्टिस आपको और चाहिए वो आप ज़रूर हमसे बता सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार होने वाली क्लासेस आप तक पहुँचती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। स्टडी हार्ड।